टेक कंपनियों पर शिकंजा कस रहा है चीन और विदेशी निवेशकों का हो रहा है अरबों का नुकसान। क्या निवेशकों ने अपना सबक सीख लिया या क्या उन्हें अब भी सीसीपी पर भरोसा है? चाइना अनसेंसर्ड हिंदी में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। पिछले कुछ महीनों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी टेक कंपनियों पर नकेल कस रही है। उन्होंने पिछले नवंबर में जैक मा के एंट ग्रुप की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को रोककर शुरुआत की। फिर इस वसंत में चीनी रेगुलेटर्स ने इंटरनेट समूह टेंसेंट, जैक मा की ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा और फूड डिलीवरी ऐप मेटुंग सहित कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर एक एंटी ट्रस्ट कार्रवाई शुरू की। इसके परिणामस्वरूप अलीबाबा पर अरबों डॉलर का जुर्माना लगाया गया और मेटुंग। फिर जुलाई में चाइनीज रेजीम ने वॉल स्ट्रीट पर एक बड़ा आईपीओ फाइल होने के 2 दिन बाद ही राइडशेयर ऐप डीडी को ऐप स्टोर से हटा दिया। और सिर्फ 2 हफ्ते पहले चीनी अधिकारियों ने ऑनलाइन एजुकेशन देने वाली निजी एजुकेशन फर्मों पर इन्वेस्टिगेशन का विस्तार किया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी निश्चित रूप से एक संदेश भेज रही है। समस्या यह है कि कोई भी वास्तव में स्पष्ट नहीं है कि वो संदेश क्या है। निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग स्पष्टीकरण हैं। प्रारंभ में लोगों ने सोचा कि पार्टी नवंबर में एंट ग्रुप को टारगेट कर रही थी क्योंकि जैक मा ने चाइनीज रेगुलेटर्स को चुनौती देने वाला भाषण दिया था। अलीबाबा और मेटुंग के खिलाफ एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशंस पॉलिट ब्यूरो द्वारा घोषणा के बाद हुई कि वे पिछले साल एंटी मोनोपोली प्रयासों को मजबूत करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि निजी कंपनियां पार्टी की तुलना में बड़ी और अधिक शक्तिशाली न हों। इस बीच डीडी की मुश्किलें चीनी रेजीम द्वारा डेटा सिक्योरिटी नियमों से जुड़ी हैं। क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती कि निजी चीनी कंपनियां लोगों का डेटा लें और इसे विदेशी सरकारों के साथ साझा करें। नहीं, वो डेटा सीधे कम्युनिस्ट पार्टी को जाना चाहिए। और लाभ के लिए निजी शिक्षण के खिलाफ चीनी शासन के कदम माता पिता के लिए बच्चों को कम खर्चीला बनाने के उनके प्रयासों से संबंधित हो सकते हैं। क्योंकि लोगों के पास पर्याप्त बच्चे नहीं होने के कारण अब उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बेशक माता पिता कह रहे हैं कि पार्टी की कार्रवाई वास्तव में केवल अमीरों की मदद कर रही है और गरीबों को चोट पहुंचा रही है, लेकिन यह एक और प्रकरण है। तो सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति की कार्रवाई के लिए एक स्पष्टीकरण है, लेकिन वे एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि यह कार्रवाई वास्तव में चीनी रेगुलेटरी बॉडीज के एक दूसरे के साथ युद्ध करने के बारे में है। दूसरों को लगता है कि यह चीनी शासन द्वारा अपनी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनर्निर्देशित करने के बारे में है। दूसरे शब्दों में, टेक कंपनियों को केवल कंज्यूमर्स जो चाहते हैं उसके आधार पर ऐप बनाने देने के बजाय अब उन्हें अपने व्यवसाय को कम्युनिस्ट पार्टी के हितों के साथ काम करने की आवश्यकता होगी, जैसे सेमीकंडक्टर्स, मिलिट्री टेक और सर्वेलेंस। और सीसीपी की कार्रवाई के लिए एक और महत्वपूर्ण व्याख्या है पावर। ब्रेक के बाद मैं आपको और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। चीन का टेक्नोलॉजी क्रैकडाउन केवल एंटी मोनोपोली कानूनों या डेटा सिक्योरिटी के बारे में नहीं है, यह राजनीतिक शक्ति के बारे में भी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक शक्ति। चाइना बेज बुक के सीईओ लीलन मिला इसे आगामी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से जोड़ते हैं। मुझे लगता है कि व्यापक विषय अब से सीधे पार्टी कांग्रेस के माध्यम से अगले साल है। पार्टी कांग्रेस हर 5 साल में एक बार होती है। यह वो जगह है जहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग को और 5 या 10 साल के लिए गद्दी प्राप्त होगी, या कौन जानता है। इस साल वे उत्तराधिकारी चुनने वाले हैं, राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय। मुझे लगता है कि अब और तब के बीच सरकार द्वारा बहुत कुछ किया जाएगा, पार्टी द्वारा, जो दर्शाता है कि पार्टी परवाह करती है। लेकिन इसमें एक और मोड़ है। यह केवल लोगों को पार्टी कांग्रेस से पहले खुश करने के बारे में नहीं है, यह पार्टी के आंतरिक युद्ध के बारे में भी है। चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और पूर्व नेता जियांग ज़ेमिन के बीच गुटिया सत्ता संघर्ष है। यदि आप सभी के पसंदीदा कम्युनिस्ट सोप ओपेरा जनरल हॉस्टिलिटी का अनुसरण कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि शी जिनपिंग को पार्टी के नेता के रूप में एक और कार्यकाल दिया जाना 100% गारंटी नहीं है। अगले साल की पार्टी कांग्रेस शी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो जगह है जहां उन्हें पद छोड़ना होगा और उत्तराधिकारी नियुक्त करना होगा, और वो इसके बजाय सत्ता में तीसरा कार्यकाल चाहते हैं।
इस बीच जिंग जेमिन का गुटशी को पूरी तरह से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। पर टेक क्रैकडाउन से इसका क्या लेना देना है? टेक क्रैकडाउन में लक्षित कई कंपनियों के जियांग गुट से संबंध हैं। सबसे विशेष रूप से एंट ग्रुप। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि एंट ग्रुप के आईपीओ को रोक दिया गया था क्योंकि यह स्पष्ट था कि एंट ग्रुप के निवेशकों में कुछ राजनीतिक परिवारों के लिंक शामिल हैं जो राष्ट्रपति शी और उनके आंतरिक सर्कल के लिए संभावित चुनौती का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंने इसके बारे में अधिक विवरण के साथ एक पूरा एपिसोड किया है। लेकिन राइड शेयरिंग ऐप दीदी के भी जियांग गुट से जुड़े निवेशक थे। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का आंतरिक राजनीतिक युद्ध संभवतः टेक क्रैकडाउन का एक प्रमुख कारण था, और इसलिए पार्टी के सत्ता संघर्ष का पश्चिम में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। टेक क्रैकडाउन की वजह से अमेरिका में लिस्टेड चीनी शेयरों में गिरावट आई है। द नास्डैक गोल्डन ड्रैगन चाइना इंडेक्स, जो अमेरिका में लिस्टेड चीन की 98 सबसे बड़ी फर्मों को ट्रैक करता है, जुलाई में 22% गिर गया, जो अक्टूबर 2008 के बाद से एक महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। इंडेक्स में शामिल शेयरों में $829 बिलियन का मूल्य मिट गया है, और वे चीनी निवेशक नहीं थे जिन्होंने $800 बिलियन से अधिक का नुकसान किया। वे अमेरिकी निवेशक थे। लेकिन अंदाजा लगाओ कि क्या है? चीन को इस बात की परवाह नहीं है कि विदेशी निवेशक कितना पैसा गंवाते हैं। चौंकाने वाला, मुझे पता है। वास्तव में यह एक और संकेत है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी शर्तों पर अमेरिका से सक्रिय रूप से अलग हो रही है। चीन चाहता है कि विदेशी निवेशक अमेरिका में सूचीबद्ध चीनी शेयरों के बजाय सीधे अपना पैसा चीन के शेयर बाजार में लगाएं, क्योंकि चीन में पैसे पर पार्टी का ज्यादा नियंत्रण है। यह नया संदेश है। यदि आप चीन में निवेश करने जा रहे हैं, तो आपको इसे उस कैपिटल मार्केट्स के माध्यम से करना होगा जो वह विकसित कर रहा है। यह न केवल घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, यह बीजिंग को यह सुनिश्चित करने की भी अनुमति देगा कि पूंजी उन उद्योगों में जाती है जिन्हें वह विकसित करना चाहता है और उन क्षेत्रों से दूर रहता है जो कॉमन गुड के लिए खतरा मानते हैं। आप देखिए, वर्षों से चीनी कंपनियां वॉल स्ट्रीट पर अपने शेयरों को लिस्ट करने के लिए आ रही हैं। यह वास्तव में चीन में अवैध है, लेकिन केमन आइलैंड्स जैसी जगहों पर शेल कंपनियां बनाने से जुड़े कुछ रूल्स के माध्यम से वे इससे दूर हो जाते हैं। फन फैक्ट, यदि आप अमेरिका में लिस्टेड चीनी शेयरों के मालिक हैं, तो आपके पास किसी चीनी कंपनी के शेयर नहीं हैं। आपके पास केमन आइलैंड्स जैसी कहीं स्थित एक शेल कंपनी के शेयर हैं, जिसका मूल चीनी कंपनी के साथ एक समझौता है। इसे वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी या वाई कहा जाता है। उदाहरण के लिए, टिकटॉक का व्यापार एक वाई के माध्यम से किया जाता है। इस तरह टिकटॉक ने यह दावा करने की कोशिश की कि यह चीनी कंपनी नहीं, बल्कि केमन आइलैंड्स की कंपनी है, जो किसी को अच्छा नहीं लगता। यदि आप सोच रहे हैं कि यह निवेश करने का एक बहुत ही जोखिम भरा तरीका है, तो हाँ, लेकिन इसने निवेशकों को इन शेल कंपनियों में सैकड़ों खरबों डॉलर का निवेश करने से नहीं रोका। अब चीनी शासन शर्त लगा रहा है कि वे चीनी कंपनियों को वॉल स्ट्रीट पर सूचीबद्ध होने से रोक सकते हैं, और अमेरिकी निवेशकों को इसके बजाय चीन में जाने के लिए कह सकते हैं। तो क्या यह काम करेगा? क्या ब्लैकरॉक और गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी निवेश कंपनियां, जिन्होंने चीन के बाजार में अरबों डॉलर डाल दिए हैं, पार्टी की इच्छाओं का पालन करेंगी? ब्रेक के बाद मैं आपको और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। तो ब्लैकरॉक और गोल्डमैन सैक्स ने चीन के शेयरों में अरबों के नुकसान के बारे में कैसा महसूस किया? क्या वे चिंतित थे? ओह, वे थे, लेकिन वे अब इसके साथ पूरी तरह से अच्छे हैं, क्योंकि चीनी अधिकारियों ने शांति बहाल करने के लिए इन फाइनेंशियल फर्मों के साथ गुप्त बैठक की। चिंता मत करो, ब्लैकरॉक, सब ठीक हो जाएगा। गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, ब्लैकरॉक, फिडेलिटी और यूबीएस ग्रुप के प्रतिनिधियों ने बीजिंग में बंद कमरे में बैठक में भाग लिया। अरे, पूरा गिरोह था। आप देखिए, चीन में विदेशी निवेशकों को निवेश करने के लिए समर्पित एक इकोसिस्टम है। इसके बारे में मैंने इस एपिसोड में बात की, चीन की जायंट पॉन्जी स्कीम। निश्चित रूप से पूरी तरह से अपारदर्शी सत्तावादी राज्य द्वारा किए गए निर्णयों के कारण यूएस सूचीबद्ध चीनी शेयरों में निवेशकों को $800 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। और आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? चीनी टेक स्टॉक सेल पर है। क्या सौदा है? आपको निश्चित रूप से खरीदने पर विचार करना चाहिए। यह कहने जैसा है कि अरे, यह घर एक भारतीय कब्रगाह के ऊपर बना हुआ है जो अब बिक्री पर है। क्या सौदा है? आपको निश्चित रूप से खरीदने पर विचार करना चाहिए। इसमें बहुत माहौल है।
देखिए, शायद इन कंपनियों में निवेश करना, जिन्होंने सैकड़ों अरबों डॉलर का नुकसान किया है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सनक पर अधिक हो सकते हैं, वास्तव में एक महान अवसर है। ओह ऑप्टिमिज्म! गुलाब के रंग के चश्मे से चीन को देखना भूल जाइए। यह एक गुलाब के रंग के अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से चीन को देखने जैसा है। वो खूबसूरत गुलाब का रंग सिर्फ कंसंट्रेशन कैंप्स की छवियां बनाता है, गायब हो जाता है। यह ऐसा है जैसे वे वहां कभी नहीं थे। उइगर्स की तरह। पूरी तरह से असंबंधित नोट पर, जेपी मॉर्गन और फिडेलिटी को चीन में पहली पूरी तरह से फॉरेन ओन्ड ब्रोकरेज और म्यूचुअल फंड संचालित करने के लिए पार्टी की मंजूरी मिली। निश्चित रूप से इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि वे अमेरिकी निवेशकों के लिए चीन के शेयरों को कितने उत्साह से पेश करते हैं। दरअसल, यह इस पूरी स्थिति का सबसे बुरा हिस्सा नहीं है। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चीन के शेयरों को पिच नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे बेवकूफ़ हैं। वे चीन के शेयरों को पिच कर रहे हैं क्योंकि मूल्य घटने के बाद उन्होंने पैसा खो दिया है और अब उन्हें इन शेयरों में खरीदने और मूल्य को वापस पंप करने के लिए और अधिक इन्वेस्टर्स की आवश्यकता है। यह चीन की विशाल पॉन्जी स्कीम का हिस्सा है और वे जानबूझकर इसे बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ कुछ सलाह है। यह निवेश सलाह नहीं है। यह एक सभ्य इंसान होने की सलाह है। एक सत्तावादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित देश में सक्रिय रूप से निवेश न करें जो वर्तमान में नरसंहार कर रहा है। हम एक ऐसे शासन की बात कर रहे हैं जो लोगों को मार रहा है और उनके अंगों को बेच रहा है। यहाँ तक कि यहाँ बड़े नैतिक मुद्दे के बिना, क्या आप अपने पैसे को एक ऐसे शासन पर भरोसा करेंगे जो अपने ही लोगों को मारता है और उनके अंगों को बेचता है? याद रखें, चीन को परवाह नहीं है कि आप कितना पैसा खो देते हैं। यही कारण है कि जब चीन में निवेश करने की बात आती है, तो आपको वॉल स्ट्रीट पर सबसे शांत, सबसे तर्कसंगत आवाज सुननी चाहिए। जिम क्रैमर। यह स्टालिनवादी है। हम ऐसा नहीं देखते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर उल्लंघन है जो हमें यह एहसास कराते हैं कि चीन में पूंजीवाद जीवित नहीं है। हमने खुद से मजाक किया कि हमें लगा कि पार्टी किसी तरह पूंजीवादी होने में बाकी दुनिया में शामिल होना चाहती है। वे नहीं हैं। यह एक तानाशाही है। मैं उन सभी कंपनियों से सवाल करता हूं जो उस सूची में हैं। उनमें से कोई भी असुरक्षित हो सकता है। आपको जाना है। आप इन शेयरों के मालिक नहीं हो सकते। मेरा मतलब है, पार्टी कल फैसला कर सकती है कि अलीबाबा लोगों से बहुत अधिक शुल्क ले रहा है। तो मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि हम खोज रहे हैं कि वे कम्युनिस्ट हैं, लेकिन वे हमेशा कम्युनिस्ट थे। हाँ, जिम, वे हमेशा कम्युनिस्ट थे। और अब मेरे लिए आप में से एक चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी मेंबर के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय है, जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट पेट्रियन के माध्यम से चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करते हैं। लोगन पूछते हैं, खैर, मुझे आशा है कि सीसीपी वायरस वर्जन 2 आप सभी को फिर से यात्रा करने से नहीं रोकेगा। आप किन जगहों पर जा सकते हैं? शायद सभी क्वाड नेशंस? खैर लोगन, सीसीपी वायरस के साथ क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता कि हम जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने जा रहे हैं। लेकिन क्वाड देशों में जाना वाकई अच्छा होगा। हम 2018 में ऑस्ट्रेलिया वापस गए थे, लेकिन हम जापान या भारत नहीं गए और हम निश्चित रूप से भारत जाना चाहते हैं। क्या आप मुझे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की यात्रा करते हुए, दलाई लामा से मिलते हुए और सबसे महत्वपूर्ण बात, बॉलीवुड फिल्म में अभिनय करते हुए देख सकते हैं? हमने कुछ प्रशांत द्वीपों में जाने के बारे में भी बात की है जो चीनी शासन से प्रभावित हो रहे हैं, और हमें निश्चित रूप से ताइवान वापस जाने की जरूरत है। आप हमें शो के लिए कहाँ यात्रा करते देखना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद लोगन, और उन सभी को धन्यवाद जो पेट्रियन पर चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करते हैं। हम आपके बिना यह शो नहीं कर सकते थे। यदि आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बेनकाब करने की हमारी लड़ाई में शामिल होने के इच्छुक हैं, तो patreon.com/China Uncensored पर जाएं। आपको कई शानदार फायदे भी मिलेंगे, जिसमें मुझे शो में आपके सवाल का जवाब देने का मौका भी शामिल है। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। अगली बार मिलते हैं।